Hello students, welcome back to my channel Drops of Learning. I am Rachna Singla and today we are going to start chapter 6 Soil of class 4. But before we start, if you haven't subscribed to my channel, please do so and turn on the post notification. So let's get started. Chapter 6 Soil. Soil is a very important and valuable natural resource. Plants grow in the soil. Some animals like rabbits, earthworms and ants live in the soil. Soil क्या है? एक बहुत ही important और valuable है ना, जो हमारे बहुत ज़्यादा important चीज़ है और काम आने वाली चीज़ है, वो हमारा एक natural जो हमें nature देती है, वो resource है. जो प्लांट्स हैं वो कहाँ ग्रो करते हैं? सॉइल के अंदर. और कुछ एनिमल्स जो है जैसे कि अर्थवर्म्स हैं, रैबिट्स हैं, एंड्स हैं ना, कीड़े हैं, तो ये सब चीजें क्या है? ये सॉइल के अंदर रहते हैं. Now big pieces of rocks break down into tiny pieces by the heat of the sun, moving air and running water. अब सॉइल कैसे बनती है ये हम स्टडी करेंगे इसमें. पहले क्या है, जो बिग पीसेस होते हैं, पत्थरों के बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, वो छोटे कैसे होते हैं? हीट ऑफ द सन, जब उनके ऊपर सन की धूप पड़ती है, ठीक है, हवा चलती है, मूविंग एयर एंड रनिंग वाटर. तो क्या होता है, जब धूप पड़ती है, किसी भी चीज के ऊपर जब धूप पड़ती रहती है तो वो कई बारी उसमें क्रैक्स आ जाते हैं. ठीक है, जब वो क्रैक्स आ जाते हैं उस सन की गर्मी से, तो फिर जब हवा चलती तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं. और जब हवा चलती है तो वो हवा क्या करती है, उन टुकड़ों को उड़ाकर इधर उधर ले जाती है. ठीक है, और जब वो नीचे गिरते हैं, इधर उधर गिरते हैं, तो वो और छोटे होते जाते हैं. और ऐसे ही पानी जब पहाड़ों के बीच में, आपको बताया ऊपर है ना, पहाड़ों में पानी बहता है, चलता है, तो वो पानी भी क्या करता है, वो उन पत्थरों के टुकड़ों को नीचे ले आता है, और उससे भी पत्थर जो हैं वो बड़े पीसेस जो रॉक्स के हैं वो टूट के छोटे हो जाते हैं. नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग. अब इस प्रोसेस का क्या नाम है? वेदरिंग कहते हैं इसको. When these tiny pieces mix with organic matter, remains of dead plants and animals and mineral soil is formed. तो अब क्या है कि जो छोटे पीसेस जब वो मतलब ये चलते रहते हैं, ऊपर से नीचे आते रहते हैं, बिग पीसेस ऑफ रॉक्स, मतलब ये पहाड़ों से ही बनना शुरू होते हैं. तो वहां से जब ये चल चल के नीचे आते रहते हैं, तो ये बहुत सालों में, ये नहीं है कि ये कोई बहुत छोटा सा प्रोसेस है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत साल लगते हैं इसको. ठीक है, तो उसमें ये नीचे गिरते गिरते बहुत छोटे छोटे पीसेस उसके बन जाते हैं. फिर ये आके नीचे ऑर्गेनिक मैटर से मिक्स होते हैं, उसको फिर सॉइल बनाते हैं. ये तो ऑर्गेनिक मैटर क्या है? ऑर्गेनिक मैटर किस चीज से बनता है? ये बनता है रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब बहुत सारे जानवर हैं जो, और पौधे हैं जो मर जाते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, वो अर्थ के अंदर ही मिक्स होते रहते हैं. ठीक है, तो अब देखो सभी प्लांट्स को तो हम कभी, ये नहीं है ना, जंगलों में कितने प्लांट्स होते हैं और जानवर होते हैं, सभी चीजों को हम ये तो है नहीं जलाते हैं, है ना. अगर और कई बार हम इधर उधर जो होते हैं, मैन को तो जैसे अगर मैन की डेथ होती है तो उसको जला देते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, है ना, जो ऐसी जगह पर होते हैं, फॉरेस्ट में होते हैं या कहीं और बाहर होते हैं, रहते हैं जहां पर भी, है ना, मतलब सिटीज से बाहर, है ना, गांव से बाहर, ऐसी बहुत सारी जगह होती हैं. तो या वहां पर क्या होता है, इनको फिर ये अपने आप ही पड़े पड़े वहां सड़ते रहते हैं और ये सॉइल के अंदर ही मिक्स हो जाते हैं. ठीक है, लेकिन जो जैसे हम जहाँ रहते हैं, तो यहाँ पर भी आप गार्डन्स के अंदर देखते हैं, हमेशा जो रेड प्लांट्स होते हैं वो धीरे धीरे पत्ते वगैरह वैसे तो हम इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन बहुत हम इकट्ठे नहीं भी करते हैं ना, साफ सफाई करके इकट्ठे करते हैं, लेकिन नहीं भी करते तो भी वो क्या है, जो पड़े रहते हैं वो अपने आप ही. और जो बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि जो सॉइल के अंदर ही रहते हैं, जैसे अर्थवर्म्स वगैरह, एंड्स, बहुत ऐसे कीड़े मकोड़े और बहुत चीजें होती हैं जो उसमें मिल जाती हैं, उसको हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं. तो ये सब चीजें इसके साथ मिलकर सॉइल बनाती हैं. Hence the uppermost layer of the earth that contains minerals, some amount of air, water and organic matter is called the soil. तो सॉइल किसे कहा गया है? जो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की, सबसे ऊपर वाली लेयर, जिसके अंदर मिनरल्स भी हैं, कुछ एयर भी है, पानी भी है उसके अंदर, वाटर भी है और ऑर्गेनिक मैटर भी है ना. अभी अपने समझा ना ऑर्गेनिक मैटर क्या है, इसको हम सॉइल कहते हैं. सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेवल, सैंड एंड क्ले पार्टिकल्स. अब और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर?
ग्रेवल है ना, ग्रेवल जो होती है जिसको हम बजरी कहते हैं, थोड़े मोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है। सैंड होती है जो रेता है ना, जिसको बरेती भी कह देते हैं, थोड़े मोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो जैसे राजस्थान में मिट्टी है या समुद्र के किनारे जो मिट्टी होती है वो मोटी मोटी होती है, उसको सैंड कहते हैं। और क्ले पार्टिकल्स जो बहुत बारीक मुलायम मिट्टी होती है वो क्ले पार्टिकल्स है। तो ये सब चीजें सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। Now, remains of dead plants and animals form a dark colored substance called humus. It makes the soil fertile. अभी जो हमने पढ़ा ना कि ऑर्गेनिक मैटर, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना, तो ये क्या करता है, जब ये वहां पर ये कहीं पर भी होता है तो ये एक डार्क कलर की लेयर बना लेता है ना पहले। तो ये सब्सटेंस होता है जो कि जिसको हम कहते हैं फिर ह्यूमस बोल देते हैं, ठीक है। कहीं पर भी अगर आप क्या है कि कोई जंगल है या कुछ और है, वहां पे तो आप देखते हो ना कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो जब ये क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, है ना, तो उससे क्या होता है, ये एक डार्क कलर का सब्सटेंस जिसको हम ह्यूमस कहते हैं ये बना देता है। तो ये जब मिक्स होता है सॉइल के साथ ये इसको फर्टाइल बना देता है, मतलब और उपजाऊ बना देता है। ये इसलिए है कि क्योंकि देखो जो चीजें, मतलब जिस चीज से प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं, बनते हैं, ठीक है, वो ही इनकी ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। जब ये मिट्टी में मिल जाते हैं दोबारा से तो ये सॉइल को दोबारा फर्टाइल कर देते हैं। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट आंसर। सॉइल कंटेन्स एयर, वाटर और एयर एंड वाटर। तो सॉइल के अंदर दोनों चीजें हैं, एयर एंड वाटर, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज एयर एंड वाटर। नाउ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ दैट कंटेन्स एयर, water and minerals and organic matter is called soil, sand or humus. So the right answer is soil. Now types of soil. कितनी टाइप की soils है? Different places have different types of soils. तो अलग अलग जगह पर अगर आप जाएंगे तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स मिलेंगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप डिफरेंट स्टेट्स में भी जाएंगे हमारे, है ना, पंजाब में जाएंगे, उत्तर प्रदेश में जाएंगे, राजस्थान में जाएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे, तो अलग जगह पर अलग टाइप की सॉइल हो सकती है। द टाइप ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ रॉक फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड। तो ऊपर मैंने आपको बताया ना कि जैसे रॉक से बनती है जो सॉइल है, तो किस टाइप के रॉक से बनी है, उस टाइप के, जिस टाइप के रॉक से सॉइल बनी है वो उस तरह की होएगी, ठीक है। सॉइल्स डिफर इन साइज, कलर एंड टेक्सचर ऑफ पार्टिकल्स। तो कैसे पता चलेगा कि ये अलग अलग टाइप की सॉइल है, क्योंकि उनका जो साइज है पार्टिकल्स का, है ना, उसके जो टुकड़े हैं उनका साइज अलग होगा, कलर अलग होगा और टेक्सचर भी अलग होगा कि मतलब ये मोटी है कि बारीक है कि बहुत बारीक है, ठीक है। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ सॉइल, सैंडी, क्ले एंड लूमी। तो 3 टाइप की सॉइल्स हैं, sandy soil, clayey soil and loamy soil. First of all, we will study about the sandy soil. It mainly contains sand. It mainly contains sand. उसमें ज्यादातर sand होती है। अब इसके particles देखो कैसे हैं, big, light and loosely packed particles, ठीक है। मतलब उसके particles थोड़े बड़े हैं और हल्के हैं, ठीक है, और loosely packed, मतलब अगर आप किसी चीज में, अगर आपने कभी बरेती देखी होगी ना, तो वो आपस में इतनी चिपकते नहीं है, तो लूज होते हैं इसके पार्टिकल्स। किसी भी चीज में अगर आप डालो, है ना, तो वो दूर दूर थोड़ा रहते हैं उसके। इट इज फाउंड इन डेजर्ट्स एंड ऑन द सी शोर। तो क्या है, हमें मोस्टली डेजर्ट्स में, रेगिस्तान में या फिर समुद्र के किनारे मिलती है। इट इज येलो और लाइट ब्राउन इन कलर। कलर कैसा है इसका, येलो है या लाइट ब्राउन इन कलर है। और अगर जो सी शोर से मिलती है उसका कलर थोड़ा ग्रे कलर का भी हो सकता है। It cannot hold much water as water passes through its particle easily. तो कभी आपने ये जो रेता जिसको बोलते हैं ना, ये रेता देखा हो, तो इसमें क्या है, अगर आप किसी भी चीज में देखो, आप इसका एक छोटा सा माउंटेन टाइप की चीज बना लें, इसको इकट्ठी कर लें मिट्टी को, उसके ऊपर पानी डाल लो, आप देखोगे ये पानी नीचे से एकदम से बाहर निकल आएगा। ये इसलिए है क्योंकि ये पानी ज्यादा सोखती नहीं है मिट्टी, ठीक है। इट डज नॉट होल्ड मच वाटर, तो जो पानी है इजिली बाहर निकल आता है। इट इज मिक्स विद सीमेंट एंड यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स। तो इसके यूज क्या है, ये सीमेंट के साथ मिक्स करके बिल्डिंग्स को बनाने के काम आती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द क्लेई सॉइल। it mainly contains clay. It mainly contains clay, very fine and closely packed particles. अब दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, उसके पार्टिकल्स जो थे वो बिग इन साइज थे, इसके लेकिन पार्टिकल्स वेरी फाइन, बहुत बारीक हैं
और जब इसको आप आपस में वो करोगे, जिसको चिकनी मिट्टी भी आप कहते हैं, ठीक है, तो बड़े आपस में इकट्ठे जुड़ जाएंगे, तभी क्या है कि इसके जो है पॉट्स वगैरह भी बनते हैं ना, घड़ा वगैरह, कोई भी बर्तन इस टाइप की चीजें आप देखते हो ना, ये जो कुम्हार होते हैं, है ना, तो पॉट मेकर, पॉटर्स होते हैं, कितनी चीजें बनाते हैं इससे। इट इज फाउंड इन पॉन्ड्स एंड रिवर बेड्स। कहाँ पर मिलती है? पॉन्ड्स में या फिर नदियों के नीचे, उसका जो बेड में नहीं, उसके नीचे, ठीक है, बिल्कुल मतलब जो नदी का अंदर बॉटम होता है उसमें मिलती है। इट कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर एज वाटर डज नॉट पास थ्रू इट्स पार्टिकल इजीली। तो इसको अगर आप इकट्ठा करके इसमें अगर आप पानी डालोगे तो आप देखोगे ये वाटर सोक कर लेगी, अब्सॉर्ब कर लेगी, ठीक है। तो इसीलिए इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट्स, टॉयज एंड कच्चा हाउसेस। तो इसलिए इसका क्या काम है, या तो ये पॉट्स बनाने के काम आती है, या फिर टॉयज भी इससे बन जाते हैं, आपने देखे होंगे मिट्टी के टॉयज, है ना, और कच्चे घर भी जो होते हैं गांव वगैरह में, तो वो भी इसी से बनते हैं, क्योंकि ये जुड़ जाती है आपस में, ठीक है। नाउ लूमी सॉइल, इट कंटेन्स सैंड एंड क्ले। ये थर्ड टाइप ऑफ सॉइल जो है, इसमें दोनों चीजें हैं, इसमें सैंड भी है और क्ले भी है, दोनों का मिक्सचर है। तो दोनों की प्रॉपर्टीज आ गई ना इसके अंदर। इट कैन होल्ड इनफ एयर एंड वाटर। तो इसमें क्या है, पानी भी बहुत ये होल्ड कर सकती है, और इसमें हवा भी बहुत सारी होती है, ठीक है। सो इट इज गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स एज इट कंटेन्स ह्यूमस। और साथ में इसके अंदर ह्यूमस भी होती है। अभी हमने पढ़ा ना ऊपर की ह्यूमस जो है कि ये प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करती है। तो ये जो लूमी सॉइल है, इट इज द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग द प्लांट्स, ठीक है। तो एक एक्टिविटी हम करके देखते हैं। टेक 2 पॉट्स, पुट सैंड इन 1 पॉट एंड गार्डन सॉइल इन अनदर पॉट। 2 पॉट्स ले लिए, एक में हमने सैंड डाल ली और दूसरे के अंदर हमने गार्डन से कुछ लेकर मिट्टी डाल ली। नाउ ग्रो 2 सिमिलर काइंड ऑफ प्लांट्स इन बोथ द पॉट्स। अब दोनों में एक जैसे 2 पौधे लगा दिए अलग अलग। वाटर देम रेगुलरली, और उनको पानी देते रहे, है ना, रेगुलर। ऑब्जर्व द प्लांट्स ग्रोइंग इन बोथ द पॉट्स फॉर 1 वीक। विच प्लांट विल ग्रो वेल एंड व्हाई। तो क्या है, तो दोनों प्लांट्स को हम 1 हफ्ते तक पानी देने के बाद देखते रहेंगे कौन सा प्लांट अच्छा ग्रो कर रहा है ना। तो आप देखोगे कि जो प्लांट हमने गार्डन सॉइल के अंदर ग्रो किया था वो अच्छा ग्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि गार्डन सॉइल में कौन सी सॉइल थी? लूमी सॉइल थी, ठीक है, लूमी सॉइल, क्योंकि बेस्ट है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। दैट इज व्हाई दैट प्लांट विल ग्रो वेल। Here are more multiple choice questions. Tick the correct answers. Which soil is found in ponds and river beds? Sandy soil, clay soil, or loamy soil? So, clay soil is found in the river beds. Now, next is, which of the following soil is good for growing plants? Sandy soil, clay soil, or loamy soil? So, the answer is the loamy soil. Loamy soil because it contains both sand and clay. That is why it is good for growing of the plants. Now next is soil erosion. Now we have studied in this chapter that soil forms the top layer of the earth, ठीक है। So soil has many layers. तो soil की layers बहुत सारी हैं, लेकिन the topmost layer of the soil is called the top soil. अब जो सबसे ऊपर वाली layer है उसको हम top soil कहते हैं। It is the most fertile layer. Most fertile layer मतलब कि जितने भी plants हैं वो बहुत अच्छी तरह इसी में ग्रो करते हैं। अगर हम सॉइल में नीचे नीचे जाते रहेंगे तो वो सॉइल क्या है, अच्छे से जो उस सॉइल में प्लांट्स जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं करते। इट इज बेस्ट फॉर फार्मिंग बिकॉज इट इज रिच इन ह्यूमस। अब देखो ह्यूमस जो है ना, जो उसका देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल है, वो सॉइल को फर्टाइल बनाता है। तो इसलिए क्या है, सबसे बेस्ट अगर कोई चीज ग्रो करती है तो टॉप सॉइल में करती है, क्योंकि मिनरल्स भी हैं, एयर भी है उसके अंदर, है ना, वाटर भी है, और साथ में उसके अंदर ह्यूमस भी है। Sometimes the top soil is carried away by strong wind and running water. अब कई बार क्या होता है, जैसे कि कच्ची जगह पर, बहुत कच्ची जगह खाली रहती है, अगर हम उसके ऊपर कुछ भी ग्रो नहीं करेंगे तो क्या होता है, जब बहुत तेज आंधियां आती हैं या कई बार बारिश आती है तो वो उस पानी को उस मिट्टी को अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। हवा क्या करेगी, उड़ाकर ले जाएगी और पानी अपने साथ बहाकर ले जाएगा। Now the removal of the fertile top soil by the action of wind, rain and water is called soil erosion. तो क्या है कि जो ये ऊपर की लेयर, टॉप फर्टाइल लेयर जो है, उससे क्या होता है, हवा के साथ, है ना, पानी के साथ क्या हो गई, जब रिमूव हो गई, है ना, चली गई, वहां से उड़ गई, तो बह गई है पानी के साथ, उसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन। द लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल मेक्स द लैंड अनफिट फॉर फार्मिंग। अगर वो अब कोई लैंड ऐसा जो खाली पड़ा है ना,
उसमें से मिट्टी उड़ती जाएगी और या बहती जाएगी पानी के साथ, तो वो ऊपर की इसकी सारी फर्टाइल सॉइल चली जाएगी। तो क्या होगा, धीरे धीरे वो जो लैंड होगा उस पर आप कुछ भी उगाओगे वो अच्छे से बिल्कुल भी नहीं उगेगा। ठीक है। अब कॉजेज क्या है सॉइल इरोजन के? कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, द मेन कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन आर एज फॉलोज। स्ट्रॉन्ग विंड है ना, स्ट्रॉन्ग विंड एक है कि जब तेज आंधी आएगी वो वहां से मिट्टी को उड़ा के ले जाएगी। सेकेंड इज डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर। देखो हम क्या कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग वो क्या है, उनको बहुत ज्यादा लकड़ी की जरूरत है, तो इसलिए उतना ही फर्नीचर बनेगा, जितनी पॉपुलेशन है उतने ही घर बनेंगे, है ना। तो इसलिए वो फॉरेस्ट को काट रहे हैं। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज इन लार्ज नंबर, और सॉरी कटिंग ऑफ ट्रीज ऑफ कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। तो ज्यादातर हम कहाँ से करते हैं, वो फॉरेस्ट से करते हैं। ठीक है, या फिर और भी एरिया से करते हैं जहाँ फॉरेस्ट लगे हुए हैं। तो ये भी एक कॉज है ना। अगर तो कोई चीज उगी होगी, आप देखो कि कोई, अगर आप ऐसी जगह लेते हो जहां पर ट्रीज उगे हुए हैं, वहां पे वो क्या करेंगे, जो ट्रीज की रूट्स हैं वो उस मिट्टी को पकड़ कर रख लेंगे। ठीक है, उसको उड़ने नहीं देंगी, तो बहने भी नहीं देंगी। पानी भी जो है, जहां पर अगर कहीं पर पेड़ है पौधे हैं, ऐसी जगह में वो मिट्टी क्या है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, नीचे ले जाती है। लेकिन अगर वो खाली है तो वो उड़ने देगी। ओवरग्रेजिंग, थर्ड पॉइंट इज ओवरग्रेजिंग, ग्रेजिंग ऑन द सेम एरिया फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब आपको पता है कि जो लोग गांव में रहते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपनी गायें भैंसे या बकरियां चराने के लिए किसी जगह पर लेके जाते हैं जहां पर घास होती है। ठीक है, अगर वो एक ही जगह पर रोज लेके जाएंगे जहां पर घास उगी हुई है, धीरे धीरे करके वो सारी घास वहां से खा जाएंगे और वो क्या होगा, वो जगह खाली हो जाएगी। ठीक है, तो ओवर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग कराना मैंने चराना, चराना तो आपने है ही है उनको, लेकिन अगर आप ऐसी जगह डिफरेंट डिफरेंट जगह पर लेके जाओगे तो सब जगह पर वो ग्रास धीरे धीरे अपने आप दोबारा ग्रो करती रहेगी। लेकिन अगर एक ही जगह की ग्रास को सारी खाली कर देंगे तो फिर वो लैंड खाली हो जाएगा। ठीक है, तो उससे भी फिर वहां की जो सॉइल है वो अपने आप हवा के साथ या पानी के साथ चली जाएगी। नाउ हैवी रेन्स एंड फ्लड्स, जब बहुत तेज बारिशें आती हैं, ठीक है, क्या होता है, तो जितना भी पानी होता है वो सारा उसका पानी खेतों में भर जाता है। और फ्लड्स आती हैं, है ना, तो भी पानी, वो तो बहुत पानी घरों में, खेतों में, सब जगह पर घुस जाता है। अब जब वो पानी वापस जाता है वहां से खेतों से, तो या उस लैंड से, तो वहां की सारी ऊपर वाली मिट्टी अपने साथ बहा के वो फिर वापस ले जाता है। तो सो दीज आर दी कॉजेज ऑफ द सॉइल इरोजन। इससे सॉइल ऊपर की रिमूव हो गई है, टॉप फर्टाइल सॉइल जो है वो चली गई है इन वजह से। अब चली तो गई है, अब इसको हमने बचाना कैसे है, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। उस कंजर्वेशन मैंने बचाना, अब उस सॉइल को बचाएंगे कैसे। नाउ द प्रोटेक्शन ऑफ दिस सॉइल फ्रॉम इट्स इरोजन इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। अब जो प्रोटेक्शन है, उसका बचाव है सॉइल का, उसको इरोड होने से, मैंने उसको उड़ने से या बहने से बचाने के लिए, उसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। वी कैन प्रोटेक्ट और कंजर्व सॉइल बाय द फॉलोइंग वेज। देखो कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड शुड बी मोर देन द नंबर ऑफ ट्रीज बीइंग कट डाउन। अभी हमने पढ़ा ना कि ट्रीज को हम बहुत लार्ज क्वांटिटी में काट रहे हैं, लेकिन काटने के साथ साथ हमें उससे भी ज्यादा नंबर, जितने ट्रीज हमने काटे हैं उससे भी ज्यादा ट्रीज हमें ग्रो करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर ग्रो करते रहेंगे तो उनका नंबर कम नहीं होगा। वी शुड ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड to maintain the fertility of the soil. This is called crop rotation. अब क्या है, जब एक ही तरह के क्रॉप किसी फील्ड में उगाते हैं तो क्या होता है, वो उसी एक ही टाइप का मिनरल, वो क्रॉप एक ही टाइप का मिनरल उस सॉइल से लेता रहता है, तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। इसलिए हमें क्या मेथड अडॉप्ट करना चाहिए, क्रॉप रोटेशन। मतलब हमें अलग अलग टाइप के क्रॉप्स एक फील्ड में लगाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ईयर हमने कोई भी क्रॉप लगाया, जैसे वीट का क्रॉप लगाया, नेक्स्ट टाइम अब कोई भी पल्सेस का, मैंने दालों के क्रॉप्स दाल वाला कोई भी ऐसी चीज उगा सकते हैं। ठीक है, फिर दोबारा से कनक लगा सकते हैं, तो रोटेशन हो गई ना क्रॉप्स की। तो दिस इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। इन ओपन फील्ड्स ट्रीज और ग्रास शुड बी प्लांटेड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन बिकॉज रूट्स ऑफ ट्रीज और ग्रास होल्ड द सॉइल टाइटली। हाँ जी, इन ओपन फील्ड्स, जहाँ पे फील्ड खाली पड़े हैं, वहां पे हमें ट्रीज या ग्रास लगा देनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो उनके रूट्स हैं
वो क्या करेंगी, सॉइल को टाइटली पकड़ लेती हैं, है ना। आप कभी भी किसी प्लांट ऐसे करके ग्रास को भी अगर मिट्टी में से निकालोगे, पुल करके निकालोगे, वो इजिली पहले तो निकलेगा नहीं। अगर निकल आएगी तो आप देखोगे उसकी जड़ों में कितनी कितनी मिट्टी होती है। इसका मतलब वो मिट्टी को पकड़ लेती हैं और उड़ने नहीं देती या बहने नहीं देती। फ्लड्स कॉज सॉइल इरोजन, ठीक है। फ्लड से अभी मैंने आपको बताया कि कैसे सॉइल इरोजन होती है, कि वो सारा पानी जब खेतों में जाता है तो साथ में मिट्टी को वापस बहाकर ले जाता है। सो डैम शुड बी बिल्ड टू प्रिवेंट फ्लड्स। तो हमें डैम्स बनाने चाहिए जहां वाटर कलेक्शन हो, अगर ज्यादा पानी आ जाए तो वहां पे वो चला जाए। Grazing animals like goats and cows should not be allowed to graze on the same area of land continuously for a long time because overgrazing reduces the fertility of soil. अब जब जो इंसान अब देखो लेके जाता है ग्रेजिंग एनिमल्स को लेकर जाता है, तो उसको एक ही जगह पर कॉन्टिन्यूसली उसी जगह पर ले जाकर उनको ग्रेज नहीं करवाना चाहिए, चराना नहीं चाहिए, है ना। उसको जगह बदल लेनी चाहिए, क्योंकि ओवर ग्रेजिंग से क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। वो जमीन कम उपजाऊ रह जाती है, फिर कि वहां की जो मिट्टी है वो भी उड़ जाएगी। नो नेक्स्ट इज स्टेप फार्मिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट्स हेल्प टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। स्टेप फार्मिंग कहाँ करते हैं, अगर आप हिली एरियाज में देखोगे तो वहां पे क्या है, हिल्स में क्या होता है कि एकदम से सारी मिट्टी बह के नीचे तक आ जाएगी अगर बारिश होगी। तो इसलिए वहां पे क्या, अगर आप कभी गए हो कहीं हिल्स के तरफ तो आपने देखा होगा कि वहां पर पहाड़ियों को काट काट के स्टेप्स, जैसे हमारी सीढ़ियां होती हैं, इस तरह से काट काट के फिर वहां पे कुछ ग्रो किया जाता है। दिस इज कॉल्ड स्टेप फार्मिंग, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि एकदम से पानी सारा नीचे नहीं आएगा और मिट्टी नीचे नहीं जाएगी। जैसे कि आप घर में, अगर आप कभी सीढ़ियां, है ना, जो आपके घर में स्टेप्स होते हैं ना, घर में सीढ़ियां होती हैं, उसको वॉश करो। अगर मिट्टी है उनके ऊपर, आप देखोगे एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर मिट्टी आके ठहर जाती है, आपको फिर नीचे उतारनी पड़ती है। तो ये ऐसे स्टेप फार्मिंग अगर पहाड़ों में करी जाती है, इसीलिए अगर स्टेप फार्मिंग करेंगे तो एकदम से सारी फर्टाइल सॉइल नीचे नहीं जाएगी, वो मिट्टी वहीं पर रुक जाएगी। एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट्स वही हो गए, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, बड़ी बड़ी दीवारें जो होती हैं उनको एम्बैंकमेंट्स कहते हैं, जो नदियों के आसपास बना देंगे तो जिससे सॉइल इरोजन नहीं होगी, क्योंकि पानी बाहर नहीं आएगा फ्लड्स का और फिर वो वापस मिट्टी को लेकर नहीं जाएगा। So I hope you have understood the lesson. You can ask me any question by putting your question in the comment box. Again, please like and subscribe my channel. Thank you.